हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न थ्रू लॉजिक। हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। आज की क्लास में हम करेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि जो मेटल एंड नॉन मेटल है वो रिएक्ट कैसे करती हैं। इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि मेटल नॉन मेटल होते क्या हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर किसी को वो वाली चीज़ें समझनी है तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि जो हमारी मेटल्स हैं और जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट कैसे करती है। हमें सबको पता है कि मेटल है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारी नॉन मेटल है उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मैनी मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड, बहुत सारी जो हमारी मेटल्स हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल, जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं हमारी मेटल्स, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। और जो उनसे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या क्यों बोलते हैं, आयंस क्यों बनते हैं, आयनिक बॉन्ड क्यों बनती है। देखो हमारे मेटल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नॉन मेटल के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके ऊपर क्या है, ज़्यादा है, इसके ऊपर कमी है। तो ये स्टेबल ये भी नहीं है क्योंकि इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो ये अपने पूरा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये मेटल और ये इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ थी ये यहाँ आ गई, ये दोनों चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो आयनिक बॉन्ड बनेगी। आयनिक बॉन्ड कब बनती है, जब कोई भी मेटल पूरा अपना जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, उससे जो बॉन्ड बनती है उनको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे आयंस होते क्या हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एटम्स आर नोन एज आयंस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज एटम्स होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। आयंस फॉर्म्ड क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ गेन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा तभी उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते ही वो हमारा एलिमेंट किस में चेंज हो जाता है, आयंस में चेंज हो जाता है। तो आयंस कितने चार्ज होते हैं, आयंस कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमारे। एक न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। अब है पॉजिटिव आयन कौन से होते हैं, ए पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड बिकॉज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो क्या है, हमारा पॉजिटिव आयन बनता है। उसके बाद है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कब बनता है, कब फॉर्मेशन होती है, जब इलेक्ट्रॉन को हम गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेते हैं, लेते कब है, जब उसके पास कमी होगी। अगर कमी होगी और किसी से लिया उसने इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उस एलिमेंट को जब चार्ज नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आयन। अब है आयनिक बॉन्ड कैसे बनती है। आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ट्रांसफर, जब अपना एक जो एलिमेंट है अपना पूरा बॉन्ड पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, मेटल किसी भी नॉन मेटल को, तो उससे जिस बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो आयन की फॉर्मेशन होती है बॉन्ड की, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल है NaCl। Na के ऊपर क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, Cl में कितने हैं, 7 है, तो इसमें एक की कमी है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल में 2 8 या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, फर्स्ट जो शेल है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी है, ऑक्टेट रूल उसको फॉलो करना चाहिए। अगर वो एक ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा तभी वो एलिमेंट क्या हमारा स्टेबल है। ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, करेगा कैसे, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो यहाँ भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने क्या है, अपना पूरा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ इसने दिया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके बीच में नेगेटिव आ जाएगा, और NaCl के बीच में उसके बाद जो ये बॉन्ड बनती है इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब है आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले फिजिकल नेचर, कैसा होता है फिजिकल नेचर। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं सॉलिड, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत ही स्ट्रोंग होता है, और ये क्या होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं ये कंपाउंड्स। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, अगर ये स्ट्रॉन्ग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, अगर बहुत स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं तो इनको मेल्ट करने में या फिर बॉईल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। अब है नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी,
क्या है, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो डिजोल्व होते हैं, जनरली डिजोल्व हो जाते हैं किसमें, वाटर में। और जो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में तो डिजोल्व हैं, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक सोलवेंट हैं उनके अंदर ये डिजोल्व नहीं होते हैं। जैसे हमारी अल्कोहल है, उसके अंदर NaCl हमारा डिजोल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इस इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं या नहीं। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं सॉलिड स्टेट में, उनके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। कहाँ आयंस वो मूव करते हैं? जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कहाँ होती है? गैसियस स्टेट में। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किस में होती है? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में कम होती है, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, एक दूसरे से इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं वो कि वो मूव करने का स्पेस नहीं रहता है। अगर मूव नहीं करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट क्या होती है? सॉलिड के बाद जब हमारा कोई भी जो हमारा एलिमेंट है सॉलिड के बाद थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, पूरी तरह से वो लिक्विड में भी चेंज नहीं होता लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं उसकी मोल्टन स्टेट। रिजिड से मोल्टन में आता है। रिजिड में क्या होता है? बिल्कुल पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट में उनके बीच में स्पेस आ जाता है जहाँ पे आयन है हमारे मूव कर सकते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो ये हमें पता चल गया कि जो हमारे मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वो अपना पॉजिटिव चार्ज हमारी नॉन मेटल को दे देता है और उसके बाद उनकी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे हमारे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये मेटल की अकरेंस कहाँ से मिलते हैं, हमें मेटल कैसे मिलते हैं। हमें अर्थ से मिलेंगे तो हम इन्हें कैसे निकालते हैं अर्थ से, कैसे उनको रिफाइन करते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली, जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। जो हमें नेचुरली मिलते हैं एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड नॉन मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। अगर उनको जो पर्टिकुलरली नॉन मेटल को एक हाई परसेंटेज में जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ओर्स बोलेंगे। और मिनरल किसको बोलते हैं? नेचुरली जहाँ में मिलते हैं। और मिनरल को निकालने की प्रोसेस, उनके एक्सट्रैक्ट करने को क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होती है। द मेटल एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज। जो एटम, जो हमारे एलिमेंट हैं वो जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में कि बहुत ही कम रिएक्टिव है, वो हमारे फ्री स्टेट में इजीली हमें मिल जाते हैं। जैसे हमारा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। मतलब जो हम इजीली अर्थ क्रस्ट से हमें मिल जाते हैं, फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं, वो मेटल कहाँ होती हैं? बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में होती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम रिएक्टिव होती है। अगर कम रिएक्टिव है तो ईजिली फ्री स्टेट में वो हमें मिल जाती हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे। द मेटल एट द टॉप ऑफ, अगर कोई मेटल है एक्टिविटी सीरीज के टॉप पे है, मतलब अगर जो मेटल हमारी ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो क्या होंगी? ज़्यादा रिएक्टिव होंगी। अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ है तो वो हमें ईजिली नेचर में नहीं मिलती है, फ्री नहीं मिलती है। उसके बाद अगर कोई बीच की चीज़ है, ना ज़्यादा रिएक्टिव है ना बहुत ही कम है, मॉडरेट सी चीज़ है, तो वो हमें अर्थ में मिल जाएगी, लेकिन किसकी फॉर्म में मिलेगी? ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, इनकी फॉर्म में मिलेगी। उसके बाद हमें इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। अब है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होती है? क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? कौन सी एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से कम होते हैं, कैसे कैसे हमें पता चलता है? होती क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? एक लिस्ट बनाई गई है मेटल्स की, उनको कैसे अरेंज किया गया है, उनको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। हमने देखा कि बहुत सारी जो हमारी मेटल हैं अर्थ क्रस्ट में हमें नॉर्मली फ्रीली स्टेट में मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। लेकिन बहुत सारी मेटल हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती हैं। बहुत सारी जो हमारी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल्स, वो क्या है? वो हमें ईजिली अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलती। तो इनकी क्या थी? इनकी फिर एक लिस्ट बनाई गई कि लिस्ट के अकॉर्डिंग कि भाई ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम, बीच में मॉडरेट रिएक्टिव है, ये सबसे कम रिएक्टिव है। वो जो लिस्ट बनाई गई थी उस लिस्ट को क्या बोला था? रिएक्टिविटी एक सीरीज बोल दिया था। एलिमेंट को, जो हमारी मेटल्स हैं उनकी एलिमेंट्स को एक सीरीज में अरेंज कर दिया था, उस सीरीज को बोला था रिएक्टिविटी सीरीज।
और सीरीज को कैसे अरेंज किया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि जो हमारी ऊपर वाली हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर मॉडरेट और फिर उसके बाद कम। क्या था इसमें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये हमने एलिमेंट्स लिए थे, हमारी मेटल ली थी कि भाई ये हैं इनकी रिएक्टिविटी के सीरीज की। हमारा जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसलिए पूछा भी गया था पोटेशियम और सोडियम है उनको हम किस में रखते हैं, नॉर्मली लैब वगैरह में केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये जो नॉर्मली अगर हमारी अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में मिल जाएंगे तो ये क्या है, अपने आप रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए नॉर्मली फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। उसके बाद जो जैसे जिंक है वो हमारा क्या है, मॉडरेट मेटल है। तो जिंक हमें किसकी फॉर्म में मिलता है, फ्रीली मिल जाता है हमें, लेकिन ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। उसके बाद हीट करते हैं, उसके बाद ही हमें प्योर जिंक मेटल मिलती है। वैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे हमारा Au सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, ये हमारे क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है। इनको हम आसानी से मिल जाएंगे अर्थ क्रस्ट में, रिएक्ट नहीं करेंगे, ये ऐसे फ्रीली हमें मिल जाएंगे, और इसी को हम ये हमें एज ए प्योर फॉर्म में भी इजिली मिल जाते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी कि मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन उससे कम रिएक्टिव और कौन सबसे कम रिएक्टिव है। क्यों अरेंज करना पड़ा था, क्योंकि जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये हमें नहीं मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हमें कोई मेटल है अब हमें निकालनी है अर्थ क्रस्ट से, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस मेटल को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब है हमारा इनरिचमेंट। क्या होता है इनरिचमेंट, वो प्रोसेस होती है जिसमें से हम रिमूव करते हैं गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम दी ओर। जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं ओर के अंदर, जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनरिचमेंट। गैंग और मैट्रिक्स होते क्या हैं, गैंग बोला है हमने कि भाई जब हम मेटल को निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से तो उसमें से उसके बाद वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, उसमें गैंग पार्टिकल्स ऐड होते हैं, पार्टिकल्स और मैट्रिक्स ऐड होती हैं, उनको रिमूव करते हैं, उनको इनरिचमेंट बोला है। अब हम बोलेंगे कि गैंग जो पार्टिकल हैं या फिर मैट्रिक्स हैं वो होती क्या होती है, द अर्थली इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, स्टोन, अर्थली पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, मिका। जो इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती है ना हमारे एलिमेंट के अंदर, जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साथ जो इम्प्योरिटी ऐड होके आते हैं, उन इम्प्योरिटीज को बोला है मैट्रिक्स एंड गैंग। और इन मैट्रिक्स और गैंग, इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उस प्रोसेस को बोल रहा है एनरिचमेंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कितने थे, मेटल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था कि ज़्यादा रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और कम रिएक्टिव। अब हम इनको अलग अलग एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग रिएक्शन यूज़ होंगी, मॉडरेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग रिएक्शन यूज़ होंगी, और जो हमारी लो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग रिएक्शन यूज़ होगी। अब हम 1 बाय 1 तीनों को स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कैसे हम उन्हें निकालते हैं। तो सबसे पहले है जो मेटल्स जिनकी लो एक्टिविटी सीरीज होती है, अगर लो रिएक्टिविटी सीरीज है तो वो ईजिली हमें मिल जाएंगी, उसको तो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है देखो, मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज, जो मेटल लो होती हैं एक्टिविटी सीरीज आर अनरिएक्टिव। हमें पता है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है कि जो मेटल्स नीचे पाई जाती है रिएक्टिविटी सीरीज में वो क्या होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं वो, और जो हमारे इन्वायरमेंट में दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। अगर ये ऑक्साइड के में अगर ऑक्साइड की फॉर्म में भी हमें मिल रही हैं तो हम हीट से उन ऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इन ए बार इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी व्हेन इट इज हीटेड इन एयर। मर्क्यूरी में जब इन ऑक्साइड ऐड हो तो हम फर्स्ट उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को उसके बाद हम दोबारा से हीट करेंगे और उससे हमें प्योर मर्करी मिल जाएगा। जैसे हमें क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट था, जब हमने मरकरी सल्फाइड था, जब हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या हमें मरकरिक ऑक्साइड मिल जाता है। उस मरकरिक ऑक्साइड को हम फर्दर जब हीट करेंगे तो हमें प्योर Hg जो हमें मेटल है वो हमारी मिल जाएगी। ऐसे ही हम जो कॉपर है ऐसे ही में फाउंड होता है। पहले क्या होता है, कॉपर का ऑक्साइड बनता है, उसके बाद उसको हम दोबारा हीट करते हैं तो हमें प्योर कॉपर मिल जाता है। तो ये कौन से थे,
जो लो रिएक्टिविटी सीरीज थी उसको हम कैसे फाउंड करते थे, हमें पता है कि जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में हैं वो क्या होती है, मेटल्स हमारी सारी अनरिएक्टिव होती है। अनरिएक्टिव होती है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारी मेटल है उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। कोई भी जो मेटल है लो रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम उसको हीट करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। और उस मेटल का ऑक्साइड बनता है, उसको फर्दर हम हीट करेंगे और उसके बाद हमें वो प्योर मेटल इजिली मिल जाएगी। तो ये क्या था, एक्सट्रैक्ट था मेटल का जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में मिलती है। अब है एक्सट्रैक्ट मेटल्स का जो मिडल होती है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो कैसे मिलेंगी हमें वो देखो। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक आयरन, जिंक, लेड एंड मीडियम रिएक्ट जो टाइम है, दीज आर फाउंड इन सल्फाइड और कार्बोनेट। उनके हमें सल्फाइड कार्बोनेट हमें पहले से मिलते हैं। द सल्फाइड और कन्वर्टेड इन ऑक्साइड, जो सल्फाइड ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं और उनको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, उनकी ऑक्साइड बन जाएगी। फिर उनको दोबारा से हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। जब हम ऑक्साइड को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जो ऑक्साइड बनते हैं मेटल्स के, एयर की प्रेजेंस में उनको दोबारा हीट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और उसके बाद हमें क्या है, हमारी प्योर मेटल मिल जाती है। एग्जाम्पल देखो, जिंक सल्फाइड था, क्या हमें पता था जो मिडल वाले थे वो हमें सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे, हमें कार्बोनेट की फॉर्म में। जिंक सल्फाइड था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे, जिंक का ऑक्साइड बन गया। जब हम कार्बोनेट और को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में, हीट किसकी एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। अगर हम कार्बोनेट को एयर की एब्सेंस में अगर हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। जब हम जिंक का कार्बोनेट लेंगे, उसको हीट करेंगे तो जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में CO2 गैस होगी। इसमें क्या था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी, लेकिन ऑक्सीजन की अगर एब्सेंस में करते हैं उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं और उसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। कई बार हमें CO2 गैस प्रोड्यूस करने के लिए भी कैल्सिनेशन का हम यूज करते हैं। द मेटल ऑक्साइड आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। अगर मेटल ऑक्साइड को हम कार्बन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल मिल जाती है। सबसे पहले क्या कर रहा था हमने, जिंक सल्फाइड था, इसमें जिंक सल्फाइड को हीट करेंगे तो हमें वो मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। उस मेटल के ऑक्साइड को अब हम कार्बन के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसकी प्योर मेटल मिल जाएगी। लो स्टेट में क्या था, लो स्टेट में फर्दर जो पहले हमें मेटल मिलती थी उसका ऑक्साइड बनाते थे हम, ऑक्साइड के बाद हम दोबारा हीट करते थे, हमें प्योर मेटल मिलती थी। जो मिडल वाली एक्टिविटी सीरीज है, मिडल वाली एक्टिविटी सीरीज में क्या था, उनका सल्फाइड मिलता था। सल्फाइड को हम सेम प्रोसेस वही है, उसके सल्फाइड का ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन इसमें ऑक्साइड को जब हम मेटल में दोबारा करते हैं तो किसकी प्रेजेंस में करेंगे, कार्बन की प्रेजेंस में करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर हमें मेटल मिल जाएगी मिडल एक्टिविटी सीरीज की। अब है एक्सट्रैक्शन, अब है टॉप, जो हमारी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। टॉप में कौन सी थी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या थी, बहुत हाई रिएक्टिविटी थी, इनको रिड्यूस नहीं हो सकती थी बाय हीटिंग विद कार्बन। कार्बन के साथ हम हीट नहीं कर सकते थे, ये रिड्यूस नहीं हो सकती थी। दीज मेटल्स हैव वेरी मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए इनकी क्या थी, एफिनिटी बहुत ज़्यादा थी। सो दीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इसलिए हम इनको किससे ऑब्टेन कर सकते थे, इलेक्ट्रोलिसिस से, ऑफ दियर मोल्टेन क्लोराइड्स। जो थे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्लोराइड का क्या था, मोल्टन स्टेट में आ जाएगा क्लोराइड, एंड दीज मेटल गेट डिपोजिटेड ऑन कैथोड एंड क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। क्या होगा, फिर जो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड और क्लोरीन किस पे लिबरेट हो जाएगा, एनोड पे। देखो कैथोड पे क्या होता है, Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लिया, Na बन गया हमारा, लूज किया इसमें से इलेक्ट्रॉन। सेकंड है क्लोरीन, एनोड पे जाएगा, क्लोरीन से क्या हमने एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया ये Cl2, जो इलेक्ट्रॉन है निकल गए इनकी। एल्यूमिनियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। तो जो हमारी टॉप वाली सीरीज हैं वो क्या थी, वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती थी, इसलिए इनको हम किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें कैथोड और एनोड बनता है,
कैथोड बनता है हमारा किस पे, सोडियम पे, और जो हमारा क्लोरीन है वो किस पे लिबरेट हो जाएगा, एनोड पे लिबरेट हो जाएगा, और ऐसे हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। सोडियम या फिर एल्यूमिनियम कैसे ऑब्टेन्ड होगी, हमें जो जितनी भी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है सबकी क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर जो हमारी जो मेटल है उसका कैथोड बन जाएगा, और जो दूसरा साथ में हमारा एलिमेंट जुड़ा है वो किस पे लिबरेट हो जाएगा, वो एनोड पे लिबरेट हो जाएगा, और हमें हमारी प्योर मेटल मिल जाएगी। ये हमारी क्या थी, एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते थे हम रिएक्टिविटी सीरीज की टॉप, मीडियम और लो वाली जो मेटल्स थी उनको, ये हमने तीनों पढ़ लिया। एक्सट्रैक्शन का मतलब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थर्मिट रिएक्शन क्या होती है। थर्मिट का हमें पहले ही पता है, हीट, मतलब वो रिएक्शन जिसमें से हीट प्रोड्यूस होती है उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मिट रिएक्शन। और जो हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ही हाई अमाउंट में होती है, हाई या फिर लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। क्या होती है, द रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। अगर बहुत ही हाई हीट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। एग्जाम्पल, Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड साथ में एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में आयरन है जो मेटल वो निकल जाएगी हमारी प्योर मेटल, और साथ में हीट है प्रोड्यूस होगी। किस लिए यूज की जाती है थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। जो मशीन के पार्ट्स हैं वो टूट गए हैं, दोबारा से जोड़ने के लिए या फिर रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद है अलॉय क्या होते हैं। अलॉय होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जो दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल से हमें मिलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग प्राइमरी मेटल्स। ये कैसे मिलते हैं कि हम फर्स्टली किसको, कौन सी प्राइमरी जो हमारी मेटल है उसको मेल्ट करते हैं, उसके बाद डिसॉल्व करते हैं अदर एलिमेंट को किसमें, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, अलॉय। क्योंकि दो या दो से अधिक मेटल हैं, दो मेटल हैं, फर्स्ट मेटल को हमने क्या किया, प्राइमरी मेटल है, उसमें से दो मेटल हैं तो एक प्राइमरी होगी एक सेकेंडरी होगी। प्राइमरी मेटल है उसको हमने क्या कर लिया, मेल्ट कर लिया, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है उसको हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिसॉल्व कर लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, अलॉय मिल जाएगा। उसके बाद है ब्रास। ब्रास क्या होता है, ब्रास क्या होता है, वो किसके मिलके बना होता है ब्रास, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक के साथ मिलके जो हमें अलॉय मिलता है वो क्या होता है, ब्रास। कहाँ यूज होता है ब्रास का, जो कुकिंग हमारे यूटेंसिल्स हैं या फिर फ्लावर वास हैं, नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, इनको बनाने के लिए हम ब्रास का यूज करते हैं। ये था हमारे अलॉय। अलॉय का एक एग्जांपल पढ़ा था हमने ब्रास, कि ब्रास किससे मिलके बनता है, कॉपर और जिंक से, और ये मिलता है, इसका यूज़ का होता है कि जो हमारे खाना बनाने के जो हमारे यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह या फिर फ्लावर वास है वहाँ हम ब्रास का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रिफाइनिंग क्या होता है। रिफाइनिंग होता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम मेटल को प्यूरीफाई करते हैं। करते कैसे हैं मेटल को प्यूरीफाई, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। इसमें क्या था, कैथोड और एनोड दो हमने लिए, उसके बाद क्या था, कैथोड से एनोड पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नीचे है वो क्या है, हमारी इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, एनोड मड पे हैं। और क्या, हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। ये हमारा क्या है, डायग्राम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। क्या होता है कि बहुत सारी हमारी मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी क्या होती हैं, रिफाइंड होती हैं इलेक्ट्रोलिटिक से। कैसे, हमें प्योर नहीं मिलती तो हम इसको रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली, इस प्रोसेस से। द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। जो इम्प्योर मेटल है वो क्या बनाती है, एनोड। एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड एट कैथोड। जो हमारा कैथोड था उस पर हमारी प्योर मेटल जाएगी, और जो हमारी इम्प्योर मेटल है वो क्या बनाएगी, एनोड बनाएगी। उसके बाद जो हमारा एनोड है वो इम्प्योरिटीज नीचे ऐड हो जाती है। क्या होता है, ए सोल्यूशन ऑफ ए मेटल साल्ट इज यूज्ड एज, किसका सोल्यूशन यूज़ किया जाता है, मेटल साल्ट का सोल्यूशन यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक के बाद। उसके बाद जब हम करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक से, तो जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड पे चली जाएगी डिसॉल्व होके इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, और जो प्योर मेटल है वो कैथोड पे चली जाएगी। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिस इज डिपोजिट ऑन कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगी। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द सॉल्यूशन। जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं जो घुल सकते हैं
हैं वो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, वेयर एज इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमारी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी एनोड के बॉटम पे, और उसको क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलेंगे। ऐसे हम इलेक्ट्रोलिटिक से हमारी प्योर मेटल रिफाइन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कोरोजन। होता क्या है कोरोजन? क्या होता है कोरोजन? होता है कोई भी जो मेटल है उसका कोरोड हो जाना। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर की प्रेजेंस में हमारी जो मेटल है उसका कोरोड हो जाना, खराब हो जाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। क्यों होती हैं कोरोड? क्योंकि जो ऑक्सीजन है और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये क्या करती हैं, उनका ऑक्साइड बना लेती हैं और हमारी मेटल खराब हो जाती हैं। क्या होता है? द सरफेस ऑफ सम मेटल जैसे आयरन इज कोरोडेड व्हेन दे एक्सपोज्ड ऑन मोस्ट एयर। जब वो एयर की प्रेजेंस में आते हैं तो क्या बनता है? जैसे हमारा आयरन है, Fe है, आयरन है हमारा, जब ऑक्साइड की प्रेजेंस में आएगा तो ऑक्साइड बना लेता है उस मेटल का, और ये हमारी मेटल फिर कोरोड हो जाती है वाटर या फिर मॉइस्चर की प्रेजेंस में। अगर वो ज़्यादा समय तक हमारा है जो नॉर्मल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता रहेगा, और इससे क्या हो जाती है, वो हमारी मेटल कोरोड हो जाती है, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। अब है हम मेटल को कोरोड होने से बचाएंगे कैसे, प्रिवेंट कैसे करेंगे? अलग अलग मेथड हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट था पेंटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर पेंट करेंगे तो हमारे जो डायरेक्ट है ऑक्सीजन या मॉइस्चर है वो हमारी मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ जाएंगे, क्योंकि बीच में पेंट आ जाएगा तो इसलिए मेटल का ऑक्साइड नहीं बन पाएगा। ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम पेंटिंग, ऑन एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज, इनसे क्या है, हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेटलर्जी। क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। जो हमारे ओर है उनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, एंड देन रिफाइनिंग दैम फॉर यूज़, और उनको रिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोवायलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। क्या होती है? उसमें भी पढ़ा था हमने नॉर्मल आयनिक बॉन्ड हमारा, या तो दूसरा क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। होती क्या है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन टुगेदर। क्या है? हमारे जो एग्जाम्पल है, जैसे NaCl लिया था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र किया था, यहाँ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से आपस में जो मेटल एक नॉन मेटल के बीच में अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, क्या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनती है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आज की क्लास में क्या किया, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ मैं। आज हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो मेटल है, नॉन मेटल है, वो रिएक्ट कैसे करती है। क्या होता था? मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था। जो मेटल्स के ऊपर या नॉन मेटल्स के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। आयंस कौन से थे? 2 थे, पॉजिटिव नेगेटिव। होते वैसे 3 हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, लेकिन हमारे मेटल नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एटम्स होते हैं उनको आयंस बोलते हैं। जब ये आयंस हैं एक दूसरे के साथ अपना बॉन्ड ट्रांसफ़र करते हैं तो उनसे जो बॉन्ड बनती थी उसको बोलते थे आयनिक बॉन्ड। ठीक है। कैसे बनती थी आयनिक बॉन्ड? जैसे हमने NaCl एग्जाम्पल लिया था, Na के ऊपर था एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, Cl पे कमी थी, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के बाद हमने क्या पढ़ा था कि इनके आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है। अभी यहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो देगा तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है बीच में, और जो ये बॉन्ड है इस बॉन्ड को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। उसके बाद पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़। फिजिकल कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं इनका फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड स्टेट में होती हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का था बहुत ही हाई था, और वाटर के अंदर ये सोल्यूबल हो जाती है। उसके बाद पढ़ा था हमने कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे अल्कोहल वगैरह हैं उसमें क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते अगर वो सॉलिड स्टेट में है। हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तभी पास कर सकते हैं जब वो हमारा मोल्टन स्टेट में आता है। उसके बाद है कि हम अकरेंस ऑफ मेटल, की मेटल को कैसे हम निकालते हैं। अकरेंस कहाँ से मिलती है हमें? मेटल्स, जब हम जो मेटल्स नेचुरली अक्कर होती हैं अर्थ क्रस्ट से, उनको क्या बोला था हमने? मिनरल्स बोला था। अब था इन मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। क्या था? हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज थी। रिएक्टिविटी सीरीज में 3 टाइप्स था, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लो रिएक्टिव।
जो हमारी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या थी? मोस्ट रिएक्टिव मेटल थी। जिंक, आयरन, लेड, ये क्या थी? हमारी मीडियम रिएक्टिव मेटल्स थी। और हमारी जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर था, ये क्या था? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स था। तो इनको हम अलग अलग क्या करते थे? एक्सट्रैक्ट करते थे हमारी अर्थ से। सबसे पहले देखेंगे कि लो जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे? उस मेटल को सबसे पहले हीट करके उसका ऑक्साइड बनाते थे। उस ऑक्साइड को दोबारा से हीट करके हमें प्योर मेटल मिलती थी। उसके बाद है कि जो मीडियम एक्टिविटी सीरीज है उसको हम कैसे करते थे? क्या करता था? जो मीडियम में है उसके सल्फाइड, जो प्योर में है हमने पता था कि जो मॉडरेट में है होती है मेटल्स, जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज मॉडरेट होती है, ज़्यादा ना हाई रिएक्टिव होती है ना कम होती है, वो क्या है? वो सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में हमें। तो क्या था? उनके जो सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में जो मेटल्स मिलती थी उनको क्या करते थे हम? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते थे तो उनका ऑक्साइड बन जाता था, और उन ऑक्साइड को फर्दर हम कार्बन के साथ रिएक्ट करते थे तो हमें प्योर मेटल मिल जाती थी। एक हमें उसके अंदर हमने एक मतलब नोट भी पढ़ा था, मेन पॉइंट, कि अगर हम एयर की एब्सेंस में उसको मेटल को, सल्फाइड को हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला था? कैल्सिनेशन बोला था। क्यों यूज़ की जाती है कैल्सिनेशन? CO2 गैस को प्रोड्यूस करने के लिए हम कैल्सिनेशन का यूज़ करते थे। अब है टॉप सीरीज में जो एक्सट्रैक्ट मेटल्स थी वो कैसे? हमने पढ़ा था कि जो टॉप वाली मेटल्स हैं बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो नॉर्मली हमें हमारी जो अर्थ हैं वहाँ से हमें नहीं मिलती हैं। तो इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे? इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करते थे। इलेक्ट्रोलिसिस थे जो हमारी जो प्योर मेटल थी वो हमें कैथोड पे चली जाती थी, और जो हमारी साथ में जो दूसरी मेटल जुड़ी हुई है वो किस पे? एनोड पे लिबरेट हो जाती थी। तो ऐसे हम टॉप सीरीज़ की जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि थर्मिट रिएक्शन क्या होती है। थर्मिट रिएक्शन होती है वो रिएक्शन जिसके अंदर से लार्ज अमाउंट में हीट है हमारी वो निकलती है। और इन जो थर्मिट रिएक्शन है उसको क्यों यूज़ करते हैं? कि जो हमारी रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए, या फिर जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स हैं, टूटे हुए मशीन पार्ट्स हैं, उनको जोड़ने के लिए थर्मिट रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अलॉय क्या होते हैं। अलॉय होते हैं जब दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल से जुड़ के जो मिलते हैं एलिमेंट, जो कंपाउंड बनते हैं, उनको अलॉय बोला गया है। और जो अलॉय हैं वो क्या एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल लिया था ब्रास। ब्रास किससे मिलके बना है? कॉपर एंड जिंक से मिलके बना है। इसको हम किस लिए यूज़ करते थे? यूटेंशियल्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। अब उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो प्योर मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हमने कैथोड और एनोड लिया। कैथोड से एनोड की तरफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव करेंगे। हमने सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन। तो कैसे रिफाइन होगी वो देखो। जो बहुत सारी मेटल हैं जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल हैं, ये क्या रिफाइन होती हैं इलेक्ट्रोलिटिकली इस प्रोसेस से। कैसे होती हैं? जो इम्प्योर मेटल है वो तो एनोड पे चली जाएंगी, एनोड पे बना लेंगी, और जो प्योर मेटल है वो कैथोड के स्ट्रिप के ऊपर चली जाएंगी। तो फिर इससे क्या है? जो इम्प्योर मेटल हैं वो क्या है? जो इम्प्योरिटीज़ भी दो टाइप की होती हैं, एक सोल्यूबल एक अनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल हैं जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर ऐड हो जाएंगी, और जो इनसोल्यूबल हैं वो एनोड के नीचे बैठ जाएंगे, जो हमने हमारा डायग्राम देखा था। तो जो नीचे हम बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगी हमारी इम्प्योरिटीज़ एनोड के, उनको बोलते हैं एनोड मड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोरोजन क्या होता है। क्या होता है कोरोजन? कि भी जब हमारी कोई भी हमारी मेटल है वो क्या होती है, जैसे आयरन ले ली हमने, क्या है हमारी मेटल, जब एयर की प्रेजेंस में उसका ऑक्साइड बन जाता है, और उस ऑक्साइड से बनने क्या हो, वो हमारी मेटल ख़राब हो जाती है, कोरोड हो जाती है, उस प्रोसेस को ही कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आयरन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस आएगी जब आयरन के ऊपर, तो क्या है वो आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा और हमारी मेटल ख़राब हो जाएगी। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पेंटिंग से, ऑयलिंग से, हम क्या है हमारी ग्रीसिंग से क्या है हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेटलर्जी क्या होती है। मेटलर्जी होती है जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से, और उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। उसके बाद था कि आयनिक बॉन्ड को हम और भी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवॉयलेंट बॉन्ड।
कि अगर हमारा इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड आए तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे कि आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड कैसे बनती हैं कि जब हम दो अपोजिट चार्जेस आपस में क्या है बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके वैलेंस शेल में से, तो उनके अंदर जो आपस में जो बॉन्ड बनती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनती है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवोलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। तो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। आज की क्लास लास्ट थी इसकी। तो आपको कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।